हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री में यदि हम बात करें तो आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है बच्चों। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 मतलब डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बच्चों, है ना। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मुख्य रूप से बच्चों, आप सबको पता होगा कि डी ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुण से क्वेश्चन पूछा जाता है। और भौतिक गुण को हम डीप में चर्चा कर रहे हैं, साथ में क्वेश्चन भी ऐड करते चल रहे हैं। जैसे आज हम दो भौतिक गुण देखेंगे बच्चों। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, और ऑक्सीकरण संख्या से हर वर्ष एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो भी हम चर्चा करेंगे। और बच्चों आयनन एंथैल्पी तो बड़ा सिंपल है। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है बच्चों। प्रॉपर रूप से नोट्स आपको दिए जाते हैं। यदि किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर बच्चों 96 85 29 91 49, मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है बच्चों। एक छोटा सा अमाउंट है और इसमें आपको प्रॉपर नोट्स मिलेगा, ऑल चैप्टर विद ऑब्जेक्टिव। यदि कोई बच्चा नोट्स चाहता है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आयनन एंथैल्पी। सबसे पहले यदि आपसे बोल दें भैया आयनन एंथैल्पी है क्या, मुख्य रूप से आयनन एंथैल्पी को हम आयनन ऊर्जा के नाम से जानते हैं बच्चों। थोड़ा आप समझने की कोशिश करिएगा। जो आयनन एंथैल्पी है, आयनन एंथैल्पी इसका जो दूसरा नाम है बच्चों, आयनन एंथैल्पी का जो दूसरा नाम है वो होता है आयनन ऊर्जा। क्या बच्चों? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव के नाम से हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, आयनन एंथैल्पी को हम आयनन ऊर्जा या आयनन विभव के नाम से, मतलब पहला नाम ये हो गया, दूसरा नाम ये हो गया, तीसरा नाम ये हो गया। जैसे बच्चों कोई भी परमाणु है, मान लीजिए ये परमाणु है हमारे पास, और इस परमाणु से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहते हैं। इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यही जो ऊर्जा है बच्चों वो आपकी आयनन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, किसी भी परमाणु के गैसीय या विलगित अवस्था में बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बच्चों जो ऊर्जा लगेगी वो आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाता है। सिंपल है बच्चों और कुछ भी नहीं है। जैसे आप समझिएगा, मान लीजिए हम डी ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुण के बारे में बात करते हैं। हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। डी ब्लॉक का जो आयनन एंथैल्पी क्या होगा इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे बच्चों जब हम बाएं से दाएं चलते हैं, जैसे मान लीजिए स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, बेनेडियम हो गया, फिर बच्चों क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया बच्चों, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, है ना बच्चों। ये हो गया आपका बाएं से दाएं चलते हैं। तो जब इधर चलते हैं बच्चों तो कोषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोष की संख्या में कोई परिवर्तन, कोष फिक्स रहता है। जैसे स्कैंडियम में मान लीजिए 4 कोष है तो सब में 4 कोष ही रहेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि 4s1 इससे 4s2 और 3d में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो यदि 4 कोष है तो 4 कोष, लेकिन लास्ट में डी में जो बच्चों इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है ना, तो थोड़ा सा आकार में कमी होती है। आप सबको पता होगा बच्चों, इधर हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा, है ना बच्चों। नाभिक का आकर्षण थोड़ा सा बढ़ता है। नाभिक का आकर्षण बढ़ता है। क्या होता बच्चों? बढ़ता है। और जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमारे पास एक परमाणु है, यहां पे जो आकर्षण है बच्चों इसके अपेक्षा यहां पर जो आकर्षण है ज्यादा है। जब ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा कठिन हो गया। क्या हो गया बच्चों? कठिन हो गया। इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो गया क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अधिक ऊर्जा लगेगा। इसका मतलब जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं बच्चों तो ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होगी। किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो जो ऊर्जा लगता है वो उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। जब हम बाएं से दाएं चलते हैं बच्चों तो कोष की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते जाते हैं कोष में। अब इलेक्ट्रॉन कोष में बढ़ते हैं तो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है। इसलिए आप लोगों को पता है कि बाएं से दाएं चलने पर त्रिज्या में कमी होती है, फिर जाकर के स्थिर हो जाता है, फिर लास्ट में थोड़ा सा बढ़ जाता है। वो अलग मैटर है, वो तो अपवाद है कि भाई बढ़ जाता है, उसके पीछे एक्सेप्शन क्या है वो हम यहां पर नहीं देखेंगे। अभी मोटे तौर पर हम आयनन ऊर्जा को समझ रहे हैं बच्चों, आयनन ऊर्जा के बारे में, है ना। तो आयनन ऊर्जा में हमने क्या समझाया कि जब बाएं से दाएं की ओर चलते हैं बच्चों तो लगातार कोषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। कोष में कोई परिवर्तन नहीं, जितना कोष यहां पर आगे भी जाएंगे उतना ही कोष, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ने का नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, मतलब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए जब भी हम बाएं से दाएं चलेंगे बच्चों, बाएं से दाएं चलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में तो हमेशा आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है।
ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों में यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई साहब बाएं से दाएं की ओर चलने पर, बाएं से दाएं, डी ब्लॉक में बाएं से दाएं की ओर चलने पर आयनन ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, तो बड़े प्यार से आप बता देना कि बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि नाभिक के प्रति इलेक्ट्रॉन का आकर्षण थोड़ा सा बढ़ता जाता है बच्चों, इसलिए आकार में थोड़ा सा संकुचन होती है, कमी होती है और परमाणु त्रिज्या में भी कमी आती है। लेकिन परमाणु त्रिज्या भले ही कम होता है लेकिन आयनन ऊर्जा बढ़ता है। अब बच्चों यदि हम ऊपर से नीचे चलते हैं, किसी भी समूह में आप ऊपर से नीचे चलोगे तो मान लीजिए किसी भी समूह में हम बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए पहले में पहला एक कोष है बच्चों, फिर 2 कोष हो गया, फिर 3 कोष हो गया, है ना, 3 कोष हो गया, फिर आपका मान लीजिए 4 कोष हो गया। कितना कोष हो गया? 4 कोष हो गया। नीचे की ओर जाएंगे बच्चों, नीचे की ओर जाएंगे तो आकार बढ़ता है। आकार क्या होता है? बढ़ता है। आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा, है ना बच्चों, आकार क्या होगा? बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। जब आकार बढ़ता है, जब आकार बढ़ता है बच्चों, जब आकार बढ़ता है तो नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है, नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, तो ऊर्जा कम लगती है बच्चों, सिंपल है ना। जब ऊपर से नीचे चलते हैं कोष की संख्या लगातार बढ़ती है, कोष की संख्या बढ़ने से नाभिक का आकर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच्चों नाभिक का आकर्षण क्या हो गया? कम हो गया। नाभिक का आकर्षण कम होने के कारण कम ऊर्जा पर ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसलिए आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती है। मतलब हम आयनन एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं कि जब बाएं से दाएं चलते हैं बच्चों तो लगातार इलेक्ट्रॉन, है ना, कोष में लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, जिसे डी में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 लगातार n-1 डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, तो जिस कारण नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है, आकार में कमी आती है, इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है, इसलिए ऊर्जा ज्यादा होती है। लेकिन जब भी हम डी ब्लॉक में ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे बच्चों तो आयनन एंथैल्पी में क्या परिवर्तन होगा? आयनन एंथैल्पी थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि भाई नाभिक का आकार बढ़ने के कारण आकर्षण थोड़ा सा नाभिक से इलेक्ट्रॉन के प्रति कम हो जाता है, सिंपल है। और जहां इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिक का आकर्षण कम होगा वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब कम ऊर्जा पे निकाल सकते हैं, इसलिए ऊपर से नीचे चलने पर आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती है, एंथैल्पी के मान में कमी आती है। देखो बड़े प्यार से देखो कितना आप लोगों को लिखना है, इससे ज्यादा कुछ लिखना नहीं है भाई साहब, ठीक है। जैसे यहां पर देखो कि डी ब्लॉक के तत्वों का आयनन एंथैल्पी एस ब्लॉक के तत्वों से अधिक एवं पी ब्लॉक के तत्वों से कम होता है, सिंपल है बच्चों। अभी मैंने यहाँ पे क्या समझाया? यहाँ पर ये समझाया कि यहां इधर चलेंगे तो भाई आयनन एंथैल्पी बढ़ेगा, मतलब एस से अधिक होगा, और आगे अपना पी भी है बच्चों तो पी से कम होगा, सिंपल है। बाएं से दाएं चलने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है तो एस से अधिक है, पी से थोड़ा सा कम है, ठीक है। चलिए, पी खंड के तत्वों से कम होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी का आयनन विभव धीरे धीरे बाईं ओर बढ़ता जाता है। भाई आयनन विभव मैंने कहा बाएं से दाएं की ओर चलेंगे बच्चों, धीरे धीरे बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। और 5D श्रेणी के तत्वों में आयनन ऊर्जा 3D 4D की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। इसका कारण है कि 5D श्रेणी में 4f में इलेक्ट्रॉन दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि ऊपर से नीचे चलते हैं पर आयनन ऊर्जा में तो कमी होती है, लेकिन 5D में जो है ये 4f में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के कारण परिरक्षण प्रभाव दुर्बल हो जाता है, इस कारण से इसकी आयनन ऊर्जा थोड़ी सी अधिक हो जाती है, ठीक है। 5D में अब परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? परिरक्षण प्रभाव क्या होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए n-1 डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। परिरक्षण प्रभाव के बारे में क्या समझते हो आप लोग? बताओ जरा परिरक्षण प्रभाव। मान लीजिए हमारा ये भैया प्लस आपका नाभिक है, सर क्या बता रहे हो आप? ठीक है, प्लस रहता है नाभिक में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको पता है। अब मान लीजिए भाई नाभिक में कोषों की संख्या, पहला कोष है बच्चों, दूसरा कोष है, तीसरा कोष है, चौथा कोष है ना, पांचवा कोष है। इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन n-1 डी में बढ़ रहे हैं, n-1 डी, मतलब ये nवा है बच्चों, n-1 डी में इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण बच्चों यहां पर इसका परिरक्षण ज्यादा हो जाता है ना, यहां पर आकर्षण भी इसका ज्यादा हो जाता है, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त अवस्था में रहता है, स्वतंत्र रहता है, कहीं भी घूम सकता है, तो इसी को बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। मतलब n-1 डी कक्षक में या n-2 f कक्षक में इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़, मान लीजिए यहां पर n-2 f है बच्चों, है ना, यहां पर लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। जब लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो नाभिक का आकर्षण बल क्या होगा बच्चों? ठीक है, बढ़ेगा, तो एक तरीके से रक्षा का कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाने देगा। लेकिन n-2 f में जो है
जैसे मान लीजिए 4f में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है तो दुर्बल परिरक्षण है, दुर्बल परिरक्षण के कारण यहां से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आसानी से आकर्षण बल खींचता है बच्चों, मतलब नाभिक जो है बाहर के इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेता है। जैसे मान लीजिए n-1d है, इसका प्रबल परिरक्षण प्रभाव, प्रबल परिरक्षण प्रभाव का मतलब यह है कि ये आपके नाभिक के साथ मतलब बहुत ज्यादा बल के साथ बंधे रहते हैं तो बाहर के इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आसानी से निकल सकते हैं, तो ये आपका प्रबल परिरक्षण प्रभाव हो गया। लेकिन दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, जब इसका उतना प्रभाव नहीं रह जाता तो नाभिक जो है बाहर के इलेक्ट्रॉनों को भी अपने है ना आकर्षण बल से ज्यादा बांध रखता है बच्चों, यानी अच्छे तरीके से वो बांधा रहता है, इस कारण से बाहर का भी इलेक्ट्रॉन भाई आसानी से नहीं निकल पाता। इसलिए आपका जो 5d है इसका भाई साहब है ना आयनन ऊर्जा थोड़ा सा उच्च होता है, जबकि यहाँ पे 3d है, 4d है, 5d है, नीचे की ओर चलते हैं तो कम होना चाहिए, लेकिन कम ना होकर के 5d में जो है इसकी ऊर्जा उच्च होती है। इसके पीछे रीजन ये है कि 4f में लगातार 1 फिर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण भैया ये प्रबल परिरक्षण प्रभाव नहीं दर्शा पाता, इस कारण से बाहर के इलेक्ट्रॉन को भी ज्यादा बांध कर रखता है। और आपको पता है कि यदि आकर्षण बल जहां पर ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा लगती है। तो 5d में बच्चों दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, 4f के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा लगती है। यही चीज यहां पर समझाया गया है प्यारे बच्चों, सिंपल है। यहां पर देखिएगा थोड़ा सा ये क्वेश्चन कि जिंक कैडमियम Hg की आयनन ऊर्जा अब समान रूप से अधिक होती है, क्यों? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, बताओ इसका कारण क्या, बताओ रीजन क्या है बच्चों, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि इनमें पूर्ण रूप से, जैसे मान लीजिए इसमें 3d10 भरा रहता है बच्चों 4s2, जब इसकी बात करते हैं तो 4d10 ठीक है 5s2, फिर इसमें बात करते हैं तो 5d10 और 6s2, यानी d में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। अब जब किसी भी परमाणु के बारे में बात करें बच्चों, यदि उसका d कक्षा या तो अर्धपूर्ण या तो पूर्ण हो, अधिक स्थायी होता है, और जब अधिक स्थायी है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इस कारण से बच्चों इनका आयनन ऊर्जा थोड़ा सा उच्च होता है। चीजें क्लियर हो गई होगी। जैसे हम बात करते हैं कैडमियम की बात करते हैं, पारा की बात करते हैं, जिंक की बात करते हैं, तो प्यारे बच्चों इन तीनों का जो है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनके जो कक्षक है उसमें पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। जब पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं प्यारे बच्चों तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। ऑक्सीकरण अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, ये ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है इस पर हम चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी में हमको 20 मिनट का समय देना है। ठीक है, बड़े प्यार से चलिए थोड़ा सा आगे हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, तो मजा थोड़ा सा आ जाएगा। मजा कैसे आ जाएगा? जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं स्कैंडियम की बात करते हैं बच्चों, स्कैंडियम की बात करते हैं, टाइटेनियम की बात करते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, फिर बच्चों आपका मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर। ठीक है, फिर इसके आगे आपका हो जाएगा जिंक, ये हो जाएगा बच्चों जिंक। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ सर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़े प्यार से बताना आप लोग। तो भाई स्कैंडियम का कितना होता है बच्चों 21, तो 21 में कितना होता है 3d1 4s2। ठीक है सर, इसका कितना हो जाएगा 3d2 4s2। ठीक है सर, इसका कितना हो जाएगा 3d3 4s2। फिर इसका कितना होता है बच्चों आप सबको पता है, इसमें 3d5 भर जाता है 4s2। ठीक है, फिर बच्चों ये 3d आपका 5 ही रहता है, 4s1 यहां पे रहता है ना, अपवाद है ना क्रोमियम का, और ये 4s2। ठीक है, फिर बच्चों आपका ये 3d6 हो जाता है 4s2। फिर बच्चों ये कोबाल्ट है 3d7 हो जाता है 4s2। फिर ये हो जाता है 3d8 4s2। फिर बच्चों यहां पे होना चाहिए 3d9 लेकिन 3d10 हो जाता है, अपवाद है 4s1, और यहां पर बच्चों 3d10 हो जाता है और 4s2 हो जाता है। सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है तो इस आधार पर जैसे मान लीजिए बच्चों, जैसे मान लीजिए स्कैंडियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 2 इलेक्ट्रॉन जब त्यागा बच्चों तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 हो जाएगा और
जीरो हो जाएगा। S का 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। जब S का 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, जब S का 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब बच्चों ये बना होगा स्कैंडियम 2 पॉजिटिव। यानी यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर जो बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर जो हो गया वो ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, क्योंकि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। यदि प्यारे बच्चों इस D का भी इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता तो 3D 0 हो जाता और 4s भी 0 हो जाता। इस स्थिति में स्कैंडियम जो है 3 पॉजिटिव हो जाता। स्कैंडियम कौन सा पॉजिटिव? 3 पॉजिटिव हो जाता। ठीक है बच्चों, ऐसी स्थिति में इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो हो जाता वो आपका +3 हो जाता। यानी जो आपके पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनके बाह्यतम कोश में बच्चों H कक्षक में और D N-1, जैसे बाह्यतम NS का और N-1D का खेल है बच्चों, N-1D का खेल है। इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जितना इलेक्ट्रॉन संभव है निकलने के लिए, जितना इलेक्ट्रॉन संभव है वो उतना पॉजिटिव बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर दर्शा सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें से S में मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो ये आपका +2 दर्शाएगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन D का निकल जाए तो +3 निकल जाएगा। यदि मान लीजिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो +4 हो जाएगा बच्चों। मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग देने के बाद जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धन आयन में परिवर्तित होता है बच्चों, तो वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। और अधिकतर जो है Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो अधिकतम +7 होता है। ठीक है, यहां से चलेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या लगातार बढ़ेगा, फिर यहां से बच्चों घटेगा। ठीक है, ये चीज है। ये आप लोगों को कैसे समझ में आएगा, तो एक चार्ट बना हुआ है जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा चीजें क्लियर रहेगी। ये देखो बच्चों, थोड़ा सा ऑक्सीकरण संख्या का चार्ट है, यहां पर देखो। हो सकता है आपके पास हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी आपको एक पॉइंट समझाया था कि जो स्कैंडियम है तो ये +2 भी दर्शाता है, +3 भी दर्शाता है बच्चों। टाइटेनियम की बात किया कि S का 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो +2, ठीक है। फिर आपका यदि D का 1 इलेक्ट्रॉन और गया तो +3 हो गया। फिर यदि मान लीजिए आपका 2 इलेक्ट्रॉन चला गया D का तो +4 हो गया बच्चों। ऐसे आपका है ना स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम का हो जाए +2, +3, +4, +5। क्रोमियम का बच्चों +6 तक होता है, मैग्नीज का +7 तक, फिर लगातार घटता जाता है बच्चों, लगातार घटता जाता है। जो कॉपर है 1 पॉजिटिव दर्शाता है, बाकी कोई भी 1 पॉजिटिव नहीं दर्शाता। देख लो, ये आपका बच्चों 3D श्रेणी का है। कौन सी श्रेणी का है प्यारे बच्चों? 3D श्रेणी की बात हो रही है, 3D श्रेणी की बात हो रही है। ये कैसे दर्शाते हैं? जैसे मैंने कहा भाई इसका वेनेडियम है, वेनेडियम का कितना था मैंने बताया था कि 4s2 है बच्चों, और 3D में 3 इलेक्ट्रॉन है। यदि S का 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, S का तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकलना केवल कॉपर में ही संभव है, तो +2 हो गया बच्चों। 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो +3, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो +4, यहां से 3 और 2 टोटल निकल गए तो +5 दर्शाते हैं। ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या बच्चों इस तरीके से अपन समझते हैं। ठीक है, चलिए इससे संबंधित सारे क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा समय देंगे बच्चों, क्योंकि मजा तब आता है भाई साहब जब आप लोग चीजें क्लियर कर पाओगे। चलो यहां पर ऑक्सीकरण संख्या के बारे में समझ गए भाई साहब कि सभी संक्रमण धातुएं विविध ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण यह है कि N-1D कक्षक तथा NS कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता, जिससे D कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो आपको समझाया था प्यारे बच्चों यहाँ पे कि ये जो 3D है, ये जो 3D है प्यारे बच्चों, ये जो 3D है और ये जो 4s है, इनमें ऊर्जा का अंतर ज्यादा नहीं होता, ऊर्जा का अंतर ज्यादा नहीं होता। इसलिए मान लीजिए कोई संयोजी है ना इसके साथ संयोग करना चाहता है तो S के साथ साथ D के भी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बच्चों। ठीक है, यहां पर जो कम पूर्ण भरे हैं तब वहां पर तो संभव बहुत कम होता है, ज्यादा ऊर्जा लगती है, लेकिन जहां आंशिक रूप से भरे हैं तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर कैसे, तो आप लोगों को ऐसे भी पता चल रहा होगा भाई साहब कि 3 है बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टोटल, तो +3 तक दर्शा सकता है, 4 तो +4 तक, यहाँ पे बच्चों आपका +5 तक हो सकता है, यहाँ पे 5 1 6 +6 तक हो सकता है। ये क्रम है बच्चों। ठीक है, चलिए ज्यादा रटना नहीं है ना, अब आप लोगों को समझना है थोड़ा सा, यदि समझ गए तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। देखो बड़े प्यार से समझना, देखो इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चों, ये जो आपका पहला है ऑक्सीकरण संख्या से, ऑक्सीकरण संख्या का क्वेश्चन अपन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखो स्कैंडियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, क्यों? देखो बच्चों +2 भी होती है लेकिन अस्थायी है। बढ़िया मैंने आपको चार्ट बनाया कि स्थायी और अस्थायी की बात की जा रही है, स्थायी और अस्थायी की बात की जा रही है।
यहां पे इन सब का बच्चों, इन सब का ये स्थाई है, +2 +2 +2 +1 प्लस, ये स्थाई है। लेकिन नीचे जो है बच्चों अस्थाई है, +2 यहां पे इसका अस्थाई, क्या है अस्थाई, ये अस्थाई है जबकि ये स्थाई है। ये स्थाई, इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि भाई जो यहां पर मैं स्कैंडियम की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था बच्चों, स्कैंडियम की बात कर रहा था, स्कैंडियम की बात कर रहा था, स्कैंडियम की बात कर रहा था। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 और 4s2 है। इनमें ऊर्जा का अंतर बहुत कम है, ऊर्जा का अंतर बहुत कम है बच्चों, बहुत कम है, ऊर्जा का अंतर बहुत कम है। मान लीजिए कोई ऐसा परमाणु जो इसके साथ संयोग करना चाहता है, तो जब संयोग करने की कोशिश करेगा तो ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसके 3d का भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, 4s का भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसलिए स्कैंडियम 3 पॉजिटिव दर्शा देता है। स्कैंडियम कौन सा पॉजिटिव बच्चों, 3 पॉजिटिव दर्शा देता है, क्योंकि डी का और एच का दोनों का इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसलिए 3 पॉजिटिव दर्शा देता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आप लोगों को चीजें क्लियर कि स्कैंडियम की ऑक्सीकरण अवस्था देखो बड़े प्यार से, स्कैंडियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, क्योंकि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 4s2 होता है। ठीक है सर, 3d और 4s में कम ऊर्जा अंतर होने के कारण तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाते हैं, है ना। मतलब s का इलेक्ट्रॉन निकालना भी चाहोगे तो d वाला भी कहेगा भैया हमारी भी ऊर्जा समान है, तो हमको क्यों छोड़ रहे हो, अकेले मत छोड़ो, बोले आ जाओ भैया तुम भी साथ में चलो। और जब साथ में चलो तो साथ साथ आए हैं साथ साथ जाएंगे वाला काम हो जाता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों वो अपने साथ ही ले जाता है। ठीक है, चीजें क्लियर? यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बन जाएगा। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है, स्कैंडियम का जो 3d है 4s, दोनों का ऊर्जा बिल्कुल समान है, बहुत कम अंतर है, जिसके कारण से मान लीजिए s का इलेक्ट्रॉन निकलना भी चाहा तो डी वाला आकर कहता है भैया मुझे मत छोड़ना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे ही बराबर हूं, मुझे छोड़ दोगे तो अकेला मैं नहीं रह पाऊंगा। श्री राम जी का साथ देने के लिए लक्ष्मण जी अपना जीवन न्यौछावर कर दिए। वही कहानी यहां पर एस के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका साथ देने के लिए डी का इलेक्ट्रॉन भी अपने आप को त्याग कर देता है, और जब त्याग कर देता है तो स्कैंडियम आपका 3 पॉजिटिव दर्शाता है। बोलो बाबूजी, कहानी में ट्विस्ट आया, आगे की बात करते हैं। आगे इसमें क्वेश्चन है नहीं, है ना? है भाई, अभी एक क्वेश्चन और है सर। एक क्वेश्चन यहां पर देखो, एक क्वेश्चन यहां पर देखो कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से मैग्नीज तक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, Mn के बाद ऑक्सीकरण संख्या घटने लगती है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घटने लगती है। बोलोगे सर ये कैसे संभव हुआ? मैं आपको बताता हूं, यहां पर कहानी में ट्विस्ट आएगा। अरे सर एक काम करो, इसको फिर से करो। ठीक, देखो भाई साहब, थोड़ा समझना बच्चों। यहां पे देखो डी की बात करता हूं, 3d की बात करता हूं, तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें बच्चों 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें आपका डी में बच्चों यहां पे 5 कक्षक होते हैं, आपको पता है, तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर यहां पर 5 अयुग्मित है बच्चों। ठीक है, 5 अयुग्मित है, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर इसमें भी 5 अयुग्मित है ना। एस की बात छोड़ दो, इसमें भी 5 अयुग्मित है। ठीक है बच्चों, लेकिन आगे बढ़ते जाओगे तो युग्मित होते जाएंगे। युग्मित कैसे होते जाएंगे? मान लीजिए आपका भैया 1 2 3 4 5 हो गया। अब युग्मित कैसे होता जाएगा? यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1 2 3 4 5 और 6 युग्मित है, उसको निकालना थोड़ा सा कठिन होगा, तो फिर यहाँ के इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेंगे बच्चों। और आगे चलोगे तो फिर एक और युग्मित हो जाएगा, तो फिर ये नहीं निकलेगा, अब यहाँ का निकलेगा। फिर आगे जाओगे तो फिर युग्मित हो जाएगा बच्चों, फिर और यहाँ का निकालना कठिन हो जाएगा। फिर आगे जाओगे तो ये धीरे धीरे युग्मित हो जाते हैं और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। इसलिए बच्चों पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ता है, फिर युग्मित इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के कारण ऑक्सीकरण अवस्था घटता है। पहले समझना, जैसे बच्चों स्कैंडियम से मैग्नीज तक चलते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। पहले इसमें डी में 1 अयुग्मित, फिर 2 अयुग्मित, 3 अयुग्मित, 5 अयुग्मित, 5 अयुग्मित, लेकिन यहां से बच्चों 1 युग्मित हो जाता है। देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 1 पहले भरा, फिर ये युग्मित कर दिया,
फिर जब 7 तो 2 को युग्मित कर दिया, फिर 8 तो फिर 2 को युग्मित कर दिया, फिर ये ऐसा युग्मित होते जाता है। तो पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, फिर युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। इसी कारण से बच्चों इस चार्ट को बनाया गया। उस उत्तर के बाद आपका ये पेज आता है कि भाई साहब आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते हैं बच्चों, तो लगातार ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं तो भाई साहब यहां पर ऑक्सीकरण संख्या घटने लगता है। घटने लग गया कि नहीं बच्चों? लास्ट में +2 हो जाता है, क्योंकि केवल जिंक का भाई साहब डी का इलेक्ट्रॉन निकलना कठिन है, क्योंकि पूर्ण रूप से युग्मित है, पूर्ण रूप से युग्मित है बच्चों। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए आपका देखिए ये आपका डी है बच्चों, इसमें कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। 5 कक्षक में मान लीजिए 1 युग्मित है, तो ये आसानी से निकला। 2 अयुग्मित है, मतलब अयुग्मित है तो ये भी निकल जाएगा आसानी से, अयुग्मित है तो निकल जाएगा, अयुग्मित है तो निकल जाएगा, अयुग्मित है तो निकल जाएगा। जैसे जैसे अयुग्मित संख्या बढ़ती गई ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता गया, लेकिन कुछ देर बाद ये युग्मित होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन होगा आयरन में, तो ये युग्मित हो गया। अब केवल 4 से ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। फिर आगे बढ़ा बच्चों हमने आयरन के बाद कोबाल्ट में, तो एक और युग्मित हो गया, फिर और एक युग्मित हो गया, फिर युग्मित हो गया। जैसे जैसे आगे बढ़ते तो फिर युग्मित होते जाता है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आसानी से नहीं त्यागेगा बच्चों, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी, है ना। इस कारण से ऑक्सीकरण संख्या फिर घटने लगता है। ठीक, तो वो जो आपका प्रश्न है उसका आधा उत्तर ये भी है बच्चों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं बच्चों कि यदि एक 100 रुपए की नोट्स में प्रॉपर चीज आपको मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं है, और वो चीज नोट्स में देता हूं जो कि मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों। यहां पर देखो, बड़े प्यार से समझो, यहां पे क्या बोल रखा है कि स्कैंडियम को छोड़कर अन्य सभी ऑक्सीकरण अवस्था +2 स्थायी होते हैं। क्यों सर? कहां पे देख लिए? स्कैंडियम को छोड़कर देखो जरा, देखो जरा, यहां पर यह बोला गया कि स्कैंडियम को छोड़कर, स्कैंडियम है ये +2 अस्थायी है, बाकी जितने सभी में +2 जो है स्थायी होते हैं। क्यों स्थायी होते हैं? क्यों? इसके पीछे रीजन पूछा गया है, स्थायी क्यों होते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पर देखो, स्कैंडियम के पश्चात सभी तत्वों का s ऑर्बिटल की अपेक्षा d ऑर्बिटल अधिक स्थायी हो जाता है, जिससे ns में 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर +2 स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे बच्चों हम श्रेणी की बात करते हैं यहां पर कि स्कैंडियम में ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है ना, यहां पे ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और स्कैंडियम 3 पॉजिटिव बनाता है, इसलिए ऑक्सीडेशन जो नंबर है इसका +3 स्थायी होता है। लेकिन आगे बात करते हैं तो डी स्थायी हो जाता है, डी स्थायी हो जाता है, इसके अपेक्षा इनमें डी कक्षक जो स्थायी है, इसलिए इसका +2 स्थायी होता है, इन सब का +2 स्थायी होता है बच्चों। यही चीज बोला गया और कुछ भी नहीं बोला गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, चीजें क्लियर कि भाई साहब ये बोला गया है कि स्कैंडियम के पश्चात सभी तत्वों का s ऑर्बिटल की अपेक्षा d ऑर्बिटल अधिक स्थायी हो जाता है। मतलब स्कैंडियम में s और d में ऊर्जा अंतर बहुत कम है, इसलिए s का 2 और d का 1 आसानी से त्यागता और +3 स्थायी बनाता है। लेकिन बाकी के बाकी तत्वों में d स्थायी होने के कारण केवल s का ही +2 है ना स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होता है। ठीक बच्चों, चलिए, हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये वाला जो प्रश्न मैं बताने वाला हूं, हो सकता है इसे जो बच्चा अच्छे से समझे उसी को समझ में आए, बाकी तो सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। देखना, +3 अवस्था में Mn2 पॉजिटिव यौगिक Fe2 पॉजिटिव में ऑक्सीकरण में अधिक स्थायी होता है। इस प्रश्न को पहले समझो, इस प्रश्न को समझो कि +3 बनाने के लिए Mn2 पॉजिटिव का जो यौगिक है अधिक स्थायी है, जबकि Fe2 पॉजिटिव यौगिक कम स्थायी है, यानी आसानी से +3 बन सकता है और यह कठिनाई से बन सकता है। पहले क्वेश्चन को समझो बच्चा। +3 अवस्था में, यानी हम इसको +3 यदि बनाना चाहें तो Mn2 पॉजिटिव यौगिक Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीकरण में अधिक स्थायी होता है, मतलब ये अधिक स्थायी है जबकि ये कम स्थायी है, ये प्रूव करना है आपको। +3 अवस्था बनाने के लिए Mn2 पॉजिटिव अधिक स्थायी है और Fe2 पॉजिटिव कम है। यही तो बोला कि Fe2 पॉजिटिव यौगिक Fe3 पॉजिटिव से ऑक्सीकरण में अधिक स्थायी है। नहीं समझ में आया? मैं ये बोल रहा हूं बच्चों कि ये आपका Fe2 पॉजिटिव है
ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये बोला गया है कि मान लीजिए Mn आपका 2 पॉजिटिव है, ठीक, और Fe3 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है। इन दोनों को हम क्या बनाना चाहते हैं, 3 पॉजिटिव। और जब 3 पॉजिटिव बनाते हैं बच्चों तो Mn2 पॉजिटिव अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी है। क्यों अधिक स्थायी है, क्यों अधिक स्थायी है, क्यों? मतलब इन दोनों को हम यदि +3 पॉजिटिव बनाना चाहें तो ये अधिक स्थायी होगा, क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है, इसको समझाइए। चलिए ठीक है सर, समझा देते हैं। अभी आपने समझा कि मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बच्चों, Mn की बात करता हूं तो कितना होता है, 3d5 4s2, ठीक है सर। D में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, और यस में 2 इलेक्ट्रॉन। इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। अरे सर क्या पर करने जा रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अभी मैं केवल Mn की बात किया, Mn की बात किया बच्चों। जब मैं आयरन की बात करता हूं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3d मतलब आपका 5 है, ये 6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, और 4s2 होगी। इसका मतलब D की यदि हम बात करें तो D में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6। 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहां पर बच्चों ये 2। यहां तक क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम? जब ये 2 पॉजिटिव बनाता है, जब ये 2 पॉजिटिव बनाता है तो 2 पॉजिटिव में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो Mn2 पॉजिटिव में केवल और केवल आपका बच्चों 3d में 0 बचे, 3d में 5 बचेगा, 4s में 0। तो अब s में बचा ही नहीं है, केवल 3d में बचा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बचा बच्चों, और s में कुछ है ही नहीं है, s में कुछ भी नहीं है। अच्छा, यदि हम 2 पॉजिटिव कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी निकाल दें तो यहां पर बच्चों 3d आपका 6 हो जाएगा और 4s में 0। तो यहां पे जो d है बच्चों, जो d है इसमें बच्चों अब एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 और 6, ठीक। कहानी चल रहा है ना, लाइट चला गया, चलो कोई बात नहीं। अब समझना यहां पे ट्विस्ट आएगा। अभी तक ये 2 पॉजिटिव की खेल चल रही थी, लेकिन मुझे क्या बनाना है, 3 पॉजिटिव। अब 3 पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना, ये अर्धपूर्ण है, अर्धपूर्ण है। अर्धपूर्ण होता है तो स्थायी होता है कक्षक। क्या होता बच्चों, स्थायी कक्षक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है। क्या है, कठिन है, क्या है, कठिन है। मतलब ये जो कक्षक है आपके पास, ये एक एक इलेक्ट्रॉन भरे अर्धपूर्ण है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है। लेकिन बच्चों ये अर्धपूर्ण नहीं है, तो यहां से सरल तरीके से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो Mn2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव अवस्था बनाने के लिए इसका जो यौगिक है Fe2 पॉजिटिव की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन है। समझ रहे हो कि 2 पॉजिटिव तक तो हमने ठीक कहा कि s का 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, s का 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव में तो ठीक है, आसान है। लेकिन जब 3 पॉजिटिव की बात आएगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन किससे निकल सकता है? बोले सर ये तो 3d5 है, और जब 5 इलेक्ट्रॉन भरे हो, अर्धपूर्ण हो, बहुत अधिक स्थायी होता है, और अधिक स्थायी होने के कारण इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है। इसलिए अधिक स्थायी है Mn2 पॉजिटिव, किसके अपेक्षा, Fe2 पॉजिटिव के अपेक्षा। किसके लिए, 3 पॉजिटिव बनाने के लिए। कुछ समझ में आया कि Mn2 पॉजिटिव को यदि हम 3 पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो भाई Fe2 पॉजिटिव के अपेक्षा अधिक स्थायी है। ऐसा क्यों? क्योंकि 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है और अर्धपूर्ण कक्षक अधिक स्थायी होता है। यह मेन कहानी था बच्चों। और देख लो वही चीज लिखा होगा कि Mn2 पॉजिटिव स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चों ये 2 पॉजिटिव की बात कर रहा है, देखो ना, s में 0 इलेक्ट्रॉन, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है। सरलता से Mn में Mn3 पॉजिटिव परिवर्तित नहीं होता है। यही चीज तो मैं बता रहा था बच्चों, आप लोगों को बार बार समझा रहा था कि ये स्थायी है। क्यों? क्योंकि s में तो 0, लेकिन 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है। जब 5 इलेक्ट्रॉन तो अर्धपूर्ण है, और अर्धपूर्ण अधिक स्थायी है। बच्चों समझ में आई बात कि नहीं आई बात? आ गई सर। और यदि जब हम बात करते हैं Fe2 पॉजिटिव की तो 4s में 0 और 3d में 6।
ऑक्सीकरण अवस्था यदि हमको 3D5 बनाना है तो बच्चों ये अधिक स्थायी विन्यास, मतलब इसको आसानी से बना सकते हैं, और जो कि अधिक स्थायी विन्यास है। अब थोड़ा समझना बच्चों, इसका मतलब ये कि आसानी से इलेक्ट्रॉन तय करके 3D5 में बदल जाता है अधिक स्थायित्व के कारण। अब आपको लगेगा कि सर ये अधिक स्थायी बता दे, अरे भाई कारण यही है कि Mn2 पॉजिटिव यौगिक Fe2 पॉजिटिव यौगिक से मतलब Mn इससे अधिक स्थायी है। अधिक स्थायी इसलिए है क्योंकि भाई साहब Mn3 पॉजिटिव में परिवर्तित नहीं होता, Mn3 पॉजिटिव में परिवर्तित नहीं होता। परिवर्तित ना होने के पीछे रीजन है कि 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक स्थायी होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है बच्चों, सीधा सिंपल सा बात है। बाकी किसी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है यार, है ना। यदि कोई बच्चा नोट्स बाय नहीं कर सकता, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम नोट्स नहीं ले पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। नोट्स लेने का तात्पर्य है कि हम लोग भी आप लोगों से बड़े प्यार से। अब ये देखो आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, आखिरी क्वेश्चन आपके लिए कि भाई जिंक जो है केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, इसलिए ऐसा क्यों? तो देखना बच्चों, जो जिंक है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D10 है और 4s2 है। अब बच्चों समझने की कोशिश करिए। डी की यदि हम बात करते हैं तो डी में 5 कक्षक हैं। कितने कक्षक बच्चों? और सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। मैंने आपसे अभी जिक्र किया था। और 4s में बच्चों, 4s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने जिक्र ये किया था, डी में या तो अर्धपूर्ण हो तो अधिक स्थायी होता है, या तो पूर्ण भरा हो तो अधिक स्थायी होता है। और अधिक स्थायी होने के कारण यदि इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते तो अधिक ऊर्जा लगेगा प्यारे बच्चों। इसलिए ये जो जिंक है ये भाई साहब, ये डी में पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है। बोले भैया हम स्थायी है, हमें किसी से लेने देने की आवश्यकता नहीं है, हम हिलेंगे नहीं, हमारे यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं हिलेगा। लेकिन यस बेचारा बाह्यतम कोश का है तो उसको तो कोई भी झटका दे सकता है। पंक्ति में जो लास्ट में बैठा रहता है ना, तो उसको कोई भी टीचर आकर के मार लपड़काया बात कर रहा है, बीच में बैठा हुआ व्यक्ति को कौन सा परेशानी? टीचर आएगा तो पीछे से आएगा, जो बात करेगा तो भैया उसी को लपड़ बजेगा। तो ये एस का आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, लेकिन 3D में जो 10 इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता है। इलेक्ट्रॉन ना त्यागने के कारण ये स्थायी होता है। इसलिए कहा जाता है कि केवल और केवल जिंक जो है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। कहानी में ट्विस्ट आई हो तो बताओ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों ने देखा बच्चों, जो मैंने बताया वही चीज लिखा है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था में एस के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 3D में 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। 3D में पूर्ण पूरित होने के कारण बच्चों अधिक स्थायी होता है, जिसे निकालने के लिए बहुत ज्यादा आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए केवल और केवल ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। एस का आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और डी का इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता बच्चों, है ना। यही कारण है आपका कि जिंक जो है केवल और केवल +2 ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करता है। चीजें क्लियर हुई? क्लास लंबा चला, लेकिन क्वेश्चन एक एक आपको याद हो गया होगा। मेरा वादा है आपसे, जो शिव सर से पढ़ता है तो क्वेश्चन छोड़ नहीं सकता है, एक एक पॉइंट करके आएगा, इसके कारण भी बता पाएगा। और हमेशा कहता हूं बच्चों, एक छोटा सा अमाउंट खर्च करना, मात्र 100 रुपए प्रॉपर नोट्स के लिए, ताकि शिव सर का भी हेल्प हो सके। कॉन्टेक्ट नंबर 9685299149 9685299149। ओके ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। आज काफी लंबा क्लास चला, लेकिन मजा आ गया आपको समझाने में भैया, और आप लोग भी समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।